Assalamualaikum. I am Saira Abdul, student of Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video we will discuss that how to obtain full marks in the objective paper of board exam. तो ये एक बहुत ट्रिकी सा फेज हो जाता है बोर्ड एग्जाम में कि आप सब्जेक्टिव तो किसी ना किसी तरह कर लेते हो या सब्जेक्टिव में आपके पास चॉइस होती है, कुछ चलो नहीं भी आ रहा तो आप छोड़ दो, लेकिन ऑब्जेक्टिव का बहुत मसला बन जाता है कि ऑब्जेक्टिव आपने करना ही करना होता है और उसमें से जो मार्क गया समझो गया। ऑब्जेक्टिव मतलब और ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ भी नहीं होता, जस्ट एमसीक्यूज होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मतलब एक एमसीक्यू होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपने उसी में से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप फुल मार्क्स तभी गेन कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये ट्रिक लगाओ या बस ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ तो आपको कुछ ना भी आता तो आप फुल मार्क्स गेन कर लोगे, नहीं, इस तरह नहीं होता। ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ आता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी पढ़ा है आपको मतलब उसका कंसेप्ट हो ना, कि आप अपनी एक प्रॉपर तैयारी के साथ गए हो एटलीस्ट एग्जाम हॉल में, आपको कंसेप्ट हो। उसके बाद कंसेप्ट के बाद जो चीज़ आती है वो आते हैं पास्ट पेपर्स। कि जब पास्ट पेपर से अपना एनालिसिस करते हो ना तो यू फाइंड आउट कि आप जो सोच रहे थे, जो आपके माइंड में थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमसीक्यूज, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। क्योंकि आपको जो लग रहा होता है कि ये तो क्या ही आना, ये यहाँ से आ जाएगा, जब आप पास्ट पेपर्स देखते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ रहा था, वो आ सकते हैं। फिर आप उन पर ज़्यादा फोकस करते हो और फिर कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। मतलब जो आपने उधर ही देखे वही एमसीक्यू रिपीट हो गए, तो वो फिर आपको एमसीक्यू 100% कन्फर्म हो जाता है कि आप बोर्ड में उसको सही मार्क करोगे। तो पास्ट पेपर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसके बाद बोर्ड में एमसीक्यू को में फुल मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वहाँ पे टाइम मैनेज करो। अब मुझे याद है कि मेरा अभी सेकेंड ईयर का ही पेपर था इंग्लिश का, और मतलब इंग्लिश के फर्स्ट टाइम मेरा पेपर था मॉर्निंग में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज आए हुए थे। मतलब वो डिफ़िकल्ट थे, इवन इतने डिफिकल्ट थे कि मेरे सामने अगर कोई बुक भी रख देता ना तो मुझे नहीं पता चला था एमसीक्यू कहाँ से है, या मैं बुक से भी देख लूँ कि ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं। दे वो वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद मतलब इस तरह हो गया था कि मेरे कोई 6-7 एमसीक्यू रह गए थे और वो वहाँ से पेपर कलेक्ट करने आए थे। तो वो एक बहुत टेंस सिचुएशन बन जाती है और बहुत आप एंजाइटी में चल जाते हो कि अभी वो अगर आगे मेरा पेपर छीन लिया, मेरे 6 से 7 एमसीक्यूज पड़े हैं। तो फिर मैंने क्या किया, खैर जो मैंने पहली दफ़ा सोचे थे ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम, अब ऑब्वियसली जब आपके पास एमसीक्यू पेपर आते हैं तो आप उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हो। जो मैंने सबसे पहले सोचे थे ना कि इनका एमसीक्यू का क्या आंसर हो सकता है, जब तक वो आए तब तक मैंने लगा दिए। अब 6 से 7 एमसीक्यू मतलब वो बबल प्रॉपर फिल करना होता है, इधर उधर वो ना निकले इंक, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। खैर वो आ गई थी मेरे से पेपर लेने, जो भी इन्विजिलेटर थी, और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मतलब मेरे थोड़े से रहते हैं मार्क करने वाले, तो प्लीज़ आप मुझे करने दें। खैर वो अच्छी थी, वरना इतने कोई बुरे इन्विजिलेटर्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में, पता नहीं वो किस बात पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो नहीं मानते। खैर उन्होंने मुझे 2-3 एमसीक्यू लगाने दिए, फिर मैंने उनको अपनी मतलब ऑब्जेक्टिव वाला पेपर दे दिया, तो खैर हो गया। लेकिन मेरी आपको हमेशा ये एडवाइस रहेगी कि जब 5 मिनट पड़े हो ना ऑब्जेक्टिव पेपर लेने के लिए, तो तब आपके सारे एमसीक्यूज डन होने चाहिए, आपने सारे मार्क कर दिए होने चाहिए, और आपने बस उसको डबल चेक इस तरह करना है कि मेरे सारे एमसीक्यूज लग गए हैं। आपने उसको दोबारा से ये चेक नहीं करना कि मैंने फर्स्ट का बी ही लगाया है, सेकंड का सी ही लगाया, क्योंकि अब जो लग गया सो लग गया। एक तो आपको टेंशन होगी अगर आपने कुछ गलत लगा दिया, दूसरा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आपने जो भी एमसीक्यू लगा दिया आप उसको कैसे चेंज करोगे? तो बस आपने ये चेक करना है अगर कोई एमसीक्यू अनमार्क्ड तो नहीं रह गया, बस सारे मार्क्ड हो गए, फिर वो ए लगे, बी लगे, सी लगे, वो लग चुके हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर उसको कन्फर्मेशन करने का फ़ायदा नहीं कि मैंने 1 का सी ही लगाया है या 2 का डी ही लगाया है, तो वो फ़ायदा नहीं है। बस आपने ये चेक करना है कि मेरे सारे लग गए हैं, बस दैट्स इट। अब उसके बाद बारी आती है एमसीक्यू की, कि अगर आपको एमसीक्यू आता ही नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन मेथड का बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता होगा, तो वो बता दूं कि एलिमिनेशन मेथड होता है कि आपने पहले एमसीक्यू की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। और कुछ एमसीक्यू होता है कि मतलब एमसीक्यू का ऑप्शन होता है कि जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, मतलब इट इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो उस एमसीक्यू का जवाब हो ही नहीं सकता। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके 1-2 एमसीक्यू एलिमिनेट कर देना। एक एमसीक्यू तो आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, आपने और अपना कोई दिमाग लगाना है, कोई 2 एमसीक्यू एलिमिनेट कर देना। जब आप एलिमिनेट कर दो ना कि हाँ ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर जो 2 एमसीक्यूज रहते हैं फिर आपने अपनी गट फीलिंग ट्रस्ट करनी है कि जो आपको पहला दिल कह रहे हैं ना कि हाँ ये हो सकती है, तो आप लगा दो। क्योंकि जब ज़्यादा सोचते हैं ना तो गलत ही हो जाते हैं। उसके बाद होता है कि लॉजिकल गैसिंग, कि आपने गेस करना है कि इसका क्या हो सकता है। कि कभी कभी वही बात है ना कि कुछ एमसीक्यू हो ही नहीं सकते, कुछ हो सकते हैं, कि आपने गेस करना है कि क्या हो सकता है। पर लॉजिकल गैसिंग इस तरह में होती है कि
जो MCQ बहुत लंबा होगा ना, यूजुअली इतने लंबे ऑप्शंस आते नहीं हैं, तो अगर वो लंबा ऑप्शन आया तो उसको कोई मकसद है आने का। तो इफ़ इट्स ट्रू, मतलब बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि वो सही ही ऑप्शन हो। अब बहुत सारे ऑप्शन में आ जाता है नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, तो वो 90% चांस होता है कि जिस MCQ में नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज आया है ना बोर्ड एग्जाम में, नॉट इन MD में वो बहुत कन्फ्यूजन होती है। MD में तो वो जान किस तरह के आते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो ठीक होता है। आपने स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ना होता है कि किसी मतलब स्टेटमेंट में लिखा होगा ऑलवेज, कि ये चीज़ हमेशा होती है, किसी में होगा नेवर, किसी में होता होगा ऑल, किसी में होता होगा नन। अगर आप ये एक वर्ड मिस कर देते तो आपका पूरे MCQ का मीनिंग चेंज हो सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल वो ऑल थिंग्स के परस्पेक्टिव से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने वो ऑल लफ्ज़ नहीं पढ़ा, आप किसी एक के हिसाब से बता रहे हो, तो वो आपका गलत हो सकता है। उसके बाद जो ज़्यादा MCQ होता है ना वो B होता है। मैं भी हमेशा यही करती थी कि जिस MCQ का बिल्कुल ही नहीं पता ना कि ये हो ही क्या सकता है, ये बिल्कुल ही नहीं पता, आइडिया हो नहीं रहा है कहाँ से है, तो फिर मैं B लगा देती थी। ना उसमें एलिमिनेशन मेथड काम करे, ना लॉजिकल गैसिंग कुछ भी काम करा, ना ऑल ऑफ दीज में, ना नन ऑफ दीज, तो फिर मैं ऑप्शन B लगा देती थी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ठीक होगा, या मैं आपको कोई झूठे लारे लगाऊँ कि बस आपको तो सही हो ही जाना है, लेकिन हाँ 80% ये हुआ है कि B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता था। मतलब वो होता है ना कि एक MCQ कौन सा ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है, मतलब जो बार बार आते हैं, तो वो B ऑप्शन होता है कि मोस्टली ऑप्शंस का जवाब B होता है, तो आप B फिर लगा सकते हो। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने अब तक सीखा है। और इन सारे मेथड्स को फॉलो करने के बाद आई होप कि आपके फुल MCQs आप करेक्ट कर पाओ और आपके ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स आ जाएं। बाकी टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स, डू इट एज फास्ट एज यू कैन, प्रेस द बेल आइकन। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।